राजभवन नैनीताल में हनी उत्सव का किया गया आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्सव में की शिरकत। मोन पालकों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किया सम्मानित। बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बद्री विशाल के सीएम धामी के दर्शन। श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधा और यात्रा व्यवस्थाओं का भी किया निरीक्षण। पर्यटकों के लिए खुली फूलों की घाटी। पहले दिन केवल 21 पर्यटकों ने कराया पंजीकरण। 2005 में मिला था पार्क को विश्व धरोहर का दर्जा। हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। दोनों जगह प्रतिदिन होंगे 1500 श्रद्धालुओं के पंजीकरण। गढ़वाल मंडल आयुक्त और आईजी के स्थल निरीक्षण के बाद सरकार ने लिया निर्णय। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। और आपको बता दें कि पंजाब और हिमाचल से लोकसभा चुनाव प्रचार कर लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शन किए। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं और यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक चारधाम यात्रा के लिए हमारी सरकार धरातल पर काम कर रही है। की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा संख्या में शुरू हुई थी और चूँकि धामों की एक अपनी बियरिंग कैपेसिटी है, उसी बियरिंग कैपेसिटी के अनुरूप यात्रा चलाई गई और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था। सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। यात्रा सुचारू रूप से है, अच्छी यात्रा चल रही है और बीच में हमारे जो यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, होटल व्यवसायी हैं, उन सब के मध्य से प्रस्ताव आए हैं। उन्होंने मुझे कहा है तो हम इसका आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद जहाँ संख्या बढ़ानी है वहाँ संख्या बढ़ाएंगे। लोगों को सुविधा रहे, किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनकी सुरक्षा रहे, यह हमारी प्राथमिकता है। राजभवन नैनीताल में हनी उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस उत्सव में उत्तराखंड के विभिन्न मोन पालकों एवं विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान के द्वारा मोन पालन उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल ने मोन पालकों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण और भ्रमण कर उनसे जानकारी ली और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ ही राज्यपाल ने प्रगतिशील मोन पालकों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में पैदा होने वाले शहद के औषधीय गुण अलग हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ शहद उत्पादन को बढ़ावा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। जो अपॉर्चुनिटीज है वो अपार हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर एक बिजनेस और अर्थव्यवस्था में कार्य कर सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे कृषकों ने इसको बहुत सुंदर तरीके से एक चैलेंज, एक संकल्प को लिया है। मैं आपको ये भी साझा करना चाहता हूँ कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी ने 1 साल की रिसर्च इस टॉपिक पर शुरू की है कि हम किस प्रकार अपने जो हमारी प्रोडक्शन है हनी की, इसको बढ़ा सकते हैं। आज के दिन में एनालाइज करते हैं तो 3000 केजी प्रोडक्शन है, लेकिन ऐसा लगता है कि 40,000 टन हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जीबी पंत और उत्तराखंड की तरफ से हम स्लोवेनिया, जो एक हनी का बहुत बड़ा प्रोडक्शन केंद्र है, उसके साथ में एमओयू कर रहे हैं। एनजीटी के निर्देश पर नगर निगम ने नदी किनारे बसे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन अब इस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि कुछ लोगों ने प्रमाण पत्र दिखाए गए थे, जिसके बाद उन्हें इस कार्रवाई से बाहर किया गया, जबकि बाकी के अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी थी, जिनमें से 54 अतिक्रमण पर कार्रवाई हो चुकी है। द्वारा 89 अतिक्रमण आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें लोगों को आपत्ति रखने का अवसर दिया गया था
हमारे पास लगभग 30-32 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, जिनका परीक्षण करके 15 आपत्तियों को स्वीकार किया गया था और उसके उपरांत 74 अतिक्रमण हमारे पास रह गए थे कार्रवाई करने हेतु। इसमें से 54 पर हमारे द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। शेष 20 अतिक्रमण में 20 लोगों के द्वारा पुनः आपत्ति हमारे यहाँ पर दी गई है, जो कि बारीघाट और बॉडीगार्ड कॉलोनी के हैं। उन आपत्तियों में कुछ का परीक्षण कर लिया गया है, कुछ का परीक्षण भौतिक सत्यापन के उपरांत किया जा रहा है और कुछ में कुछ संस्थाओं से बातचीत की जानी है, जिसमें गैस एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, तो उसका परीक्षण भी लगातार किया जा रहा है। जैसे ही वो परीक्षण पूरा हो जाता है, हमारे द्वारा शेष बचे हुए अतिक्रमण पर भी कार्रवाई प्रारंभ कर। उत्तराखंड में भीषण गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में देहरादून शहर में जलापूर्ति करने वाली नदियों के साथ साथ ग्राउंड वाटर लेवल भी लगातार और गिरता जा रहा है। उत्तराखंड के शहरों में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और सरफेस वाटर की पूर्ति कर रही नदियों में कम होते पानी के चलते पेयजल की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। जल संस्थान की एमडी नीलिमा गर्ग के अनुसार देहरादून शहर में सरफेस वाटर की आपूर्ति बंडल नदी, मौसी फॉल, बीजापुर केनाल और ग्लोगी वाटर स्टेशन से होती है। जल संस्थान से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी जगह से होने वाली जलापूर्ति में कमी देखने को मिली है। देहरादून है, इसमें हमारे जो सरफेस सोर्सेज हैं उनमें भी डिस्चार्ज बहुत कम हो गया है। बांदल नदी में जो हमें 21 mld मिलता था, अभी केवल 8 mld मिल रहा है और मौसी फॉल और गैलोगी में 14 और 15 mld मिलता था, वो 12.5 और 10 mld मिल रहा है। इसके अलावा बीजापुर कैनाल जिससे हम 8 mld मिलता था, अभी केवल 6 mld मिल रहा है। तो हमारे सरफेस सोर्सेज में पानी कम हो गया है, कुछ ट्यूबवेल्स का डिस्चार्ज भी कम हो गया है, तो थोड़ा समस्या आ रही है, जिसके लिए हम लोग टैंकर भेज रहे हैं। जो ऊंचाई के इलाके हैं, जो लास्ट मोहल्लों में जो लास्ट के घर होते हैं जिनमें पानी नहीं मिल पाता, वहाँ भी हम टैंकर से आपूर्ति कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू हो गया है। 17 दिन बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। धामों में अत्यधिक भीड़ होने के चलते व्यवस्था न बनने और यात्रियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था। हरिद्वार पंजीकरण केंद्र को 1500 का स्लॉट अलॉट किया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पुनः शुरू होने से यात्रियों में खुशी है और सुबह से ही बड़ी संख्या में यात्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए पंजीकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को बने हुए करीब 22 वर्ष हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से अलग होकर ये देश का 27वां राज्य बना, लेकिन इन 2 दशकों के बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड राज्य का जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। खासकर उत्तराखंड का ग्रामीण क्षेत्र अभी भी अपने पिछड़ेपन पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांश लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में विकास के नाम पर गांव-गांव तक सड़कें तो पहुंची हैं, वहीं सड़कों का आधुनिकीकरण भी हुआ, लेकिन चमोली के विकासखंड देवाल के ओडर गांव की तस्वीर बिगड़ते हालातों को बयां करने के लिए काफी है कि जहां के निवासियों को उफनती पिंडर नदी पर बने लकड़ी के पुल को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ रहा है। एकमात्र यही पुल है जिसे पार कर लोगों को शहरी क्षेत्रों में आना जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में जब पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है तब तो लोगों का आना जाना भी बंद हो जाता है और लोग अपने गांव में कैद होकर रह जाते हैं। 15 जून तक इसी तरह लकड़ी के पुल से आवाजाही होती है। 15 जून के बाद पिंडर नदी के बढ़ते जलस्तर में यह लकड़ी का पुल भी बह जाता है। जल्दी से जल्दी जो है पानी बढ़ गया है पिंडर के अंदर। जो हमारी लकड़ी का कच्चा पुल बनाया था वो एकदम टेढ़ी हो गई है। उसके उस साइड भी पानी, इस साइड भी पानी, लोग वैसे ही पानी में चले जा रहे हैं। अब कौन वहाँ पर मतलब मना भी कर दिया। एक तो स्कूल के लिए जो है बच्चों का जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो है जो यहाँ पढ़ते हैं अभी, वो बच्चे वैसे ही आ जा रहे हैं उसमें पानी में, तो बड़ी समस्या हो गई है। समस्या बहुत जबरदस्त है। जो हमारा जो ट्रॉला है इसकी मोटर वहाँ खराब हो चुकी है और वो जो है लोगों का आवाज हवा बिल्कुल बंद हो चुका है। जो हमने छोटा पुल काट का लकड़ी का पुल लगाया था वो पुल गिर गया वहां से, इसलिए आवाज आई वहां पर बंद हो गया, ठप गया। ट्रॉला भी बंद है। ये कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी वाले कि हमको यहाँ मोटर नहीं है हमारे पास। अब कौन चोरी ले गया, कौन क्या कर गया, इसके बारे में हम लोगों को भी पता नहीं, गाँव वालों को। ग्रामीणों की इस परेशानी के चलते इसे सिस्टम की लापरवाही कहें या सुस्ती कहें, वहीं तंत्र की लापरवाही के चलते 2013 की आपदा में ओडर गांव को जोड़ने वाला झूला पुल भी बह गया है।
जो 10 साल बीत जाने के बाद भी नहीं बन पाया। बताया जा रहा है कि इस नदी पर पुल निर्माण की मंजूरी भी मिल चुकी है और टेंडर भी हो चुके हैं। बावजूद इसके लगभग 6 माह से ऊपर का समय बीत चुका है, पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है और ग्रामीणों की उफनती पिंडर को पार करने के लिए लकड़ी के पुल पर जोखिम भरी आवाजाही लगातार जारी है। हालांकि इस गांव तक पहुंचने के लिए बोरा गार्ड से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन कभी जल्दबाजी तो कभी ज्यादा दूरी के चलते ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इसी लकड़ी के पुल से उफनती पिंडर नदी को पार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू के नेतृत्व में PWD के थराली दफ्तर पहुंचकर अधिशासी अभियंता से जल्द ट्राली का संचालन करने की मांग भी की है। हमारा ये कच्चा पुल है, हम इसको सितंबर में बनाते हैं, उसके बाद यह बरसात में बह जाता है, फिर उसके बाद हमको ट्रॉली का सहारा लेना पड़ता है। ट्रॉली सहारा लेने के बाद भी आज एक्शन साहब के पास भी आए थे, पूरे गांव वाले आए थे। एक्शन साहब ने बोले वहाँ हमारे मोटर खराब हो गया, तो कह रहे हैं ये 2 दिन में हम इसको सुचारू रूप से इसको तैयार करेंगे। फिर पुल की बात है, वर्ल्ड बैंक ने इस पर टेंडर लगा रखा है, ठेकेदार को नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, तो अभी इसमें काम शुरू नहीं हो पाया। अधिशासी अभियंता PWD से हम लोगों ने मुलाकात की है, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा ऑर्डर ट्रॉली को लेकर सब ग्रामीणों के साथ हम भी यहाँ पर पहुंचे थे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले भी 15 जून से हमारी ट्रॉलियाँ शुरू होती थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि नदी का जलस्तर बहुत पहले ही उठ चुका है और इस चक्कर में थोड़ा दिक्कतें हो रही, परेशानियां हो रही हैं। तो हमने तुरंत ही विभाग को ये कहा कि भाई इसको तुरंत यहाँ ट्रॉली सुचारू करें। जो मोटर के अंदर की कॉपर होती है वो गायब मिली है, तो आज हम अधिशासी अभियंता PWD को कहा है कि वहाँ ट्रॉली सुचारू रूप से चालू करें, क्योंकि लोगों की वास्तव में जेन्युइन समस्या है। नदी का जलस्तर बहुत ही ऊंचा उठा हुआ है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हमारे पास जो ट्रॉली के लिए हमें जो शासन से अनुमति है वो है कि बरसात की अवधि के लिए कि 15 जून से हम 15 सितंबर तक चलाते हैं और उसकी हमने निविदा भी आमंत्रित कर रखी है। हम मतलब सामान्य परिस्थिति में 15 जून से चला देते हैं, लेकिन चूँकि इस बार जो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मई से ही लगभग 15 मई से बारिश की आ रही, तो जैसे भी गाँव वाले बताया जलस्तर बढ़ गया है, तो हम उसको वैकल्पिक रूप में फिलहाल हम चलाने के प्रयास कर रहे हैं। उसको कोशिश करते हैं कि एक मतलब बहुत जल्दी उसको चलाने के हम प्रयास करेंगे, जितना जल्दी चल जाए तो उसको ट्रॉली चला दें। अब हालात यह है कि एक और जहां ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पिंडर नदी को लकड़ी के पुल से पार करना पड़ रहा है, तो वहीं PWD विभाग वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ट्राली का संचालन नहीं कर पाया, जबकि मानसून आने में अब कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में यदि लकड़ी के पुल को पार करते समय या लकड़ी के पुल पर अधिक पानी आ जाने से कोई हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? थराली से IND 24 के लिए मोहन गिरी की रिपोर्ट। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में प्रकृति ने अपना खजाना लुटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इस साल यहाँ भी गर्मी की तपन से हर कोई परेशान है और बाजार भी खाली पड़े हैं। वहीं लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बता दें कि गर्मी के इस मौसम में लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जैसे अस्पतालों में भारी भीड़ लगी हुई है। उत्तरकाशी जहां तापमान 27 डिग्री के पार नहीं जाता था, लेकिन इस बार पारा 35 के पार हो गया है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। इसके कारण जो है बच्चों में बुखार, नाक से खून आना, ठीक है, उल्टी, डायरिया, इसके केसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। आमतौर पे डायरिया का केसेस तो वैसे भी इस दौरान रहता ही था गर्मी में, लेकिन बच्चे जो है इस बार गर्मी की वजह से बुखार और नाक से खून आना, इसके जो केसेस हैं कुछ ज़्यादा ही अब सामने आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि खाने का कुछ भी लूज मोशन हो रहा है या वॉमिटिंग की कोई भी शिकायत होती है, तो आप तुरंत अस्पताल में आ जाओ। कुछ भी डिहाइड्रेशन से रिलेटेड या BP से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप हॉस्पिटल में दिखा सकते हो। बाकी अभी हमारे यहाँ पे गर्मी है, लेकिन डेंगू का कोई केस है नहीं, उसको लेकर हमने वार्ड्स रेडी करे। बाकी अगर कोई गर्मी की वजह से कोई बर्न केस होता है या किसी और चीज़ की दिक्कत होती है, तो उसके हमारे पास फूड वगैरह प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, तो उसके हमारे पास बर्न वार्ड तो प्रॉपर नहीं है, लेकिन हमने उसके लिए भी अपने मतलब कुछ बेड्स अलग कर रखे हैं। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, साथ साथ जो है जंगलों में लगे आग से जो है ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है। और इससे क्या है, इससे जो है प्रकृति को तो नुकसान है ही है, जनमानस को भी काफ़ी खतरा उत्पन्न हो रहा है। जैसे उससे निकलने वाले धुएं से बहुत सारा मेंटल कन्फ्यूजन है, हेडेक है, एलर्जी है, दमा है, श्वास संबंधित रोग हैं। इन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है पानी को खूब पिएँ, 3-4 लीटर पर डे कम से कम पिएँ, ताज़ा फल और सब्जियाँ खाएँ
अपनी हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करें। गर्मी में जो है छाता लेके चलें, लूज़ कपड़े पहने, ठीक। और कोई दिक्कत होने पर जो है समय से जो अस्पताल में, नज़दीकी अस्पताल में जाके दिखाएं। या हमारे जिला अस्पताल में भी सारी सुविधाएं हैं, सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं। जनपद उत्तरकाशी में पहली बार गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। चारों तरफ आग लगी हुई है और जिसके कारण से जो यहाँ पे जो लोग हैं उनको जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम भी हो रही है। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ और मेरी यहाँ के डॉक्टरों से बात हुई तो इस जो गर्मी है इसका सबसे ज़्यादा असर जो है जो यहाँ पे छोटे बच्चे हैं उन पर पड़ रहा है, क्योंकि नाक से लगातार जो खून निकल रहा है और जो छोटे बच्चे हैं उनको जो खांसी संबंधित बीमारियाँ भी हो रही है। साथ साथ में यहाँ पे जो डॉक्टर हैं इन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि यहाँ के लोग हैं, क्योंकि पहली बार इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग जो हैं वो छाता लेके निकले और पानी लगातार पानी पिएं, जूस का इस्तेमाल करें एवं जो है घर का खाना ही खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, ताकि जो है सुरक्षित रहें। दीपक नोटेल, ND24 उत्तर। 4 जून को बाबा विश्वनाथ की डोली मां लड़ीधुरा मंदिर में आने वाली है। यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मंच के अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया कि बाबा विश्वनाथ की डोली के स्वागत को लेकर पूरी तैयारी की गई है। इसको लेकर मंदिर में विशेष तौर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में 4 जून को मां लड़ीधुरा मंदिर पहुंचने की अपील की है। लड़ीधुरा मां भगवती के दरबार में सभी लोगों के सहयोग से स्वच्छता का कार्यक्रम करा। 4 तारीख को बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला डोली की यहाँ पर कोई यात्रा होनी है। आप लोगों से निवेदन है कि पूरी क्षेत्र की जनता से सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 4 जून 2024 को मां लड़ीधुरा में पधारने का कष्ट करें। बीते कुछ दिनों में देहरादून में अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है और मई महीने में पहली बार दिन का तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून में गर्मी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। टेम्परेचर है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया मई मंथ का अगर बात कर लें तो आज 43.2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और इसने जो पिछले रिकॉर्ड को उसको भी पास कर दिया है। पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था देहरादून का मई मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर का वो 43.1 डिग्री सेल्सियस का था। तो आज 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है पिछले रिकॉर्ड को पास करते हुए इतना उससे अधिक जो है वो आज नापा गया है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी क्रॉस हुआ है। हालांकि ठीक है थोड़ा मार्जिनली है परंतु क्रॉस तो हुआ है। 0.1 डिग्री सेल्सियस आज जो है पिछले रिकॉर्ड से वो ज़्यादा है। यमुनोत्री गंगोत्री धाम की यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में इन दोनों धामों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस यात्रा काल में कपाट खुलने के 19 दिनों के अंदर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों का आगमन हो चुका है। यात्रा प्रारंभ होने के 19 दिन में ही पिछले साल की तुलना में इस बार गंगोत्री धाम में करीब 40% और यमुनोत्री धाम में करीब 50% की वृद्धि देखी गई है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रा शुरू होने से अब तक केवल 19 दिन में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि वर्ष 2023 में गंगोत्री धाम में जहां 1,21,000 यात्री दर्शन करने पहुंचे, तो इस बार 2 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 39.55% अधिक है। इस तरह यमुनोत्री धाम में वर्ष 2023 में जहां 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, तो वहीं इस वर्ष अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में भी 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और यह बढ़ोतरी दर 48.84% है। में अभी थोड़ा प्रशासन ने थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, सभी का जो रजिस्ट्रेशन है वो देखा जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ी भीड़ कम हुई है। और जो भी हरिद्वार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करा दिए है तो थोड़ा भीड़ थोड़ी कम हुई है। कल हमको मंदिर में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली 10-15 मिनट में हो गया, सिर्फ वो टाइम लगा सिर्फ चढ़ने उतरने में का। बाकी यमुनोत्री का तो काफ़ी ठीक था हमारा एक्सपीरियंस, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बाकी आगे का तब हम जा रहे हैं और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो रहा है, तो अभी जाना काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे प्रशासन द्वारा तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई है और पुलिस ने मतलब बहुत भीड़ को काफ़ी कंट्रोल कर रखा है और घोड़ों के लिए भी अलग रास्ता बना रखा है, तो उससे जैसे जो यात्री पैदल जा रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही है अब जाने आने में। मतलब काफ़ी अच्छा हो गया अब यमुनोत्री का यात्रा, अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा यमुनोत्री का।
वहीं यह भी देखने को आ रहा है कि दोनों धामों में इस बार श्रद्धालु स्वयं के वाहनों से भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो गंगोत्री में इस बार करीब 19,000 से अधिक वाहनों की एंट्री हुई है, जबकि पिछले साल करीब 10,000 वाहनों की ही एंट्री हुई थी। वहीं यमुनोत्री धाम में इस बार 18,000 से अधिक वाहनों को प्रवेश मिला है, तो पिछले साल यह आंकड़ा 9,000 वाहनों का रहा था। इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर आने वाले वाहनों की संख्या पिछले साल की तुलना में इस बार गंगोत्री में 39.64% और यमुनोत्री में 46.40% अधिक है। यमुनोत्री और गंगोत्री करे दर्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा सब अरेंजमेंट करा हुआ है, तो कहीं किसी लोगों को कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो मेरा यही आप लोगों से, जो आप आना चाहते हैं आप आइए, दर्शन करिए, 4 धाम यात्रा अपने परिवार के साथ। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट साफ है, भीड़ नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है, सुकून से जा रहा है, सुकून से आ रहा है। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यमुनोत्री गए थे हम लोग, कल गए थे, अभी तक तो फिर सुबह कल 1-2 बजे नीचे उतर गए सब लोग, यमुना नीचे गए आ गए। उसके बाद क्या है, उधर से हम लोग जा रहे थे, गंगोत्री रोड जा रहे थे, अब उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी से तो साफ सिरा रहे हैं, अभी 2 घंटे का पहले लेट होनी थी, 2 घंटे का पहले आ गए हम लोग। 4 धाम यात्रा को प्रारंभ हुए आज 19वां दिन है और लगातार जो है उत्तरकाशी जनपद में अगर बात करूं तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जो लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग अभी तक जो है 5 लाख से अधिक लोग जो है दर्शन कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक जो है पहली बार जो है इतने लोगों ने जो है अब तक दर्शन कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो शासन प्रशासन ने यहाँ पे व्यवस्था की है, उसको लेकर जो यात्रीगण है उनमें जो है खुशी की लहर है, क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी यहाँ पे जो व्यवस्था बनाई गई है। जहाँ तक मैं बात करूँ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की, तो वहाँ पे जो है इस समय कोई भीड़ नहीं है, लाइन नहीं लगानी पड़ रही और यात्री जो है बहुत आसानी से दर्शन कर रहे हैं। दीपक नोटल, ND24 उत्तरकाशी। इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों और वाहनों के आवागमन के बावजूद बेहतर यात्रा प्रबंधन के चलते यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से जारी है। यात्रा मार्गों पर वाहनों की आवाजाही भी सुचारू बनी हुई है। प्रशासन द्वारा भी लगातार यात्रा व्यवस्थाओं की बारीकी से निगरानी और स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। यात्रा संचालन को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं और धामों के साथ ही यात्रा मार्गों पर बड़ी संख्या में अधिकारियों को तैनात भी किया गया है। शुरुआती 2 दिनों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी यात्री व्यवस्था को लेकर काफी खुश दिखाई दिए। उत्तरकाशी से ND24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। चलिए तो रुक करते हैं अगली खबर का, जहां खटीमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार थमने के नाम नहीं ले रहा है। वहीं प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि उम्र खुर्द में मिट्टी खनन माफिया रात के अंधेरे में लगातार अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि उम्र खुर्द में विधायक निधि से 3,50,000 की लागत से बनी पुलिया भी अवैध मिट्टी खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली से ठोकर मारकर तोड़ दी है। बता दें कि उप जिलाधिकारी पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के देखते रहिए ND24। नमस्कार।